गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर बड़ा दरअसल हिस्ट्री इतिहास शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण के उपागम जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम उनके बारे में एक बार जो विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र था 19 में ये प्रश्न आया था कि जीवन गाथा इतिहास उपागम और कहते हैं कि कालक्रम उपागम में अंतर को स्पष्ट कीजिए। ये आपका एक प्रश्न विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र में 2018 में आया था। जो क्वेश्चन आया था एमएलएसयू के क्वेश्चन पेपर में 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें ये प्रश्न था कालक्रम उपागम एवं कालक्रम इतिहास पाठ्यक्रम संगठन के इतिहास पाठ्यक्रम संगठन के इतिहास पाठ्यक्रम इतिहास पाठ्यक्रम संगठन के कालक्रम संगठन के कालक्रम उपागम एवं जीवन गाथा उपागम में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न था 2018 में आपके इतिहास के प्रश्न पत्र के अंतर्गत इस प्रश्न को पूछा गया। तो इतिहास पाठ्यक्रम संगठन के कालक्रम उपागम और जीवन गाथा उपागम में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जीवन गाथा कालक्रम उपागम कालक्रम उपागम किसे कहेंगे? कालक्रम उपागम वह उपागम है जिसमें इतिहास को विभिन्न कालों में विभाजित करके प्रस्तुत किया जाता है।
किया जाता है। ठीक है ना, ये कालक्रम के उपागम के अंदर क्या है कि यह वह उपागम है जिसमें इतिहास को विभिन्न कालों में विभाजित करके प्रस्तुत किया जाता है, जैसे वैदिक काल, राजपूत काल, मुगल काल, सल्तनत काल आदि आधुनिक काल, इनमें विभाजित करके और इतिहास को प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा जो यहाँ पर था वह है जीवन गाथा उपागम। जीवन गाथा यह वह उपागम है जिसमें महापुरुषों की जीवन गाथाओं के माध्यम से इतिहास को प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो है जीवन गाथा उपागम में यह महापुरुषों की जीवन गाथाओं के रूप में या माध्यम से इतिहास को प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि कालक्रम उपागम के अंतर्गत विभिन्न कालों में विभाजित किया जाता है इतिहास को, और जीवन गाथा के अंतर्गत महापुरुषों की जीवनी के आधार पर इतिहास को प्रस्तुत किया जाता है। अब हमें यहाँ देखना है कि इन दोनों में अंतर क्या है। कालक्रम उपागम और यहां पर जीवन गाथा उपागम। ठीक है, इन दोनों में अब हमें अंतर देखना है कि जीवन गाथा उपागम, कालक्रम उपागम और जीवन गाथा उपागम में क्या अंतर हो सकता है, क्या अंतर हम देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो इसमें है कि कालक्रम उपागम समय के अनुसार वैसे अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ यह बात स्पष्ट है कि कालक्रम में इतिहास को विभिन्न कालों में विभाजित किया जाता है और जीवन गाथा के अंतर्गत महापुरुषों की जीवनी के आधार पर इतिहास को स्पष्ट किया जाता है। कालक्रम के अनुसार अलग अलग विषय वस्तु बालक के सामने आती है, तो एक कहा जाता है कि विभिन्नता बनी रहनी चाहिए बालक की रोचकता को बनाए रखने के लिए, तो यह एक अच्छा साधन हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है कि जब एक काल को जहाँ पढ़ा दिया जाता है तो उसका रिपीटेशन दोबारा नहीं होता है और ये
जब तक अगेन ड्रिलिंग नहीं होती है या एक बार दोबारा उसके बारे में बालक अगर नहीं पढ़ता है या नहीं जानकारी को हासिल करता है तो वह चीज बालक भूल जाता है। इसीलिए रोचक होने के बावजूद इसमें क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं होती, रिपीटेशन नहीं होता, तो बच्चे की भूल जाने की संभावनाएं बहुत बनी रहती है। फिर बाद में एक काल के अनुसार जिस इतिहास को उसमें पढ़ाया जाता है कालक्रम के अंतर्गत, आवश्यक नहीं है कि वह पूर्ण हो। क्यों कि जब हम एक काल को ले रहे हैं तो उस काल के साथ में दूसरे काल का जब कोई संबंध होता है या उससे संबंधित कोई घटनाक्रम होता है तो हम उसको वहीं पर छोड़ देते हैं, हम उससे रिलेट नहीं करते हैं। तो ऐसे में एक तरह से कहा जाए कि जो पूर्ण इतिहास की जो जानकारी होनी चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं होती है। किंतु अलग अलग कालों में विभाजित करके और प्रस्तुत करने में कालक्रम विधि में सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि हर काल की अपनी, क्योंकि हर काल की अपनी परिस्थिति, वातावरण, या यूँ कहा जाए कि उस समय का जो क्रियाकलाप है वो बिल्कुल अलग तरह से प्रस्तुत करके और उसे समझने का अवसर हमें मिलता है। इसीलिए और समझना एक बालक के लिए वो आसान हो जाता है क्योंकि हम समग्र को एक साथ, यानी कि संपूर्ण इतिहास को अगर हम एक साथ प्रस्तुत करते हैं तो उसे समझना बालक के लिए कठिन हो सकता है। और यहाँ पर अगर उसे अलग अलग भागों में विभाजित करके और समझाया जाएगा तो वो चीज़ छोटी छोटी होगी, तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती। जैसे कि लेसन प्लानिंग जो आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम था, पाठ योजना पहली बार थी, अगर हम संपूर्ण पाठ योजना को एक साथ आपको समझाने का प्रयास करते तो शायद वो चीज़ नहीं समझ में आती। तो सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से, यानी कि एक पाठ योजना के विभिन्न कौशलों को अलग अलग भागों में बांटकर, जैसे प्रस्तावना है, विकासात्मक प्रश्न कौशल है, व्याख्या कौशल है, प्रदर्शन कौशल है, उदाहरण कौशल है, यानी कि हर चीज को अलग अलग करके समझाया गया कि एक पाठ योजना का निर्माण कैसे होता है और एक शिक्षक को किस तरह से शिक्षण कार्य में संपूर्ण कौशलों का उपयोग समग्र रूप में कैसे करना होता है। तो उसकी प्रैक्टिस अलग अलग छोटे छोटे भागों में, वही चीजें कि जब इतिहास को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए और उसके आधार पर छात्र के सामने प्रस्तुत किया जाए तो वह चीज बालक के लिए समझना आसान होती है। इसीलिए कालक्रम जो है बालक के लिए जो मनोवैज्ञानिक तथ्य सिद्धांत जो है सरल से कठिन की ओर जाना, उस चीज में ये बहुत सहायक होती है। तो हम जीवन गाथा विधि में निश्चित है कि यह विभिन्न महापुरुषों के इतिहास या जीवनी पर निर्भर होती है, उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों पर निर्भर होती है। तो किसी के भी जीवन के इतिहास को हम अगर प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित है कि हमें कहानी विधि या ऐसे एक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के हमें बहुत सारे अवसर यहाँ पर प्राप्त होते हैं जिससे कि बालक को रुचि मिलती है। दूसरी चीज आती है कि महापुरुषों के महान
स्तरों पर इतिहास की विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। पाठ्य वस्तु को किया जाता, यानी कि कालक्रम विधि की पाठ्य वस्तु को विभिन्न स्तरों पर काल विभाजित करके समय के अनुसार विभिन्न स्तरों में, समय यानी कि काल है ना, समय या काल, तो समय या काल के अनुसार विभिन्न स्तरों में इतिहास की पाठ्य वस्तु को विभाजित किया जाता है। यानी कि पाठ्य वस्तु को समय या काल के अनुसार विभिन्न स्तरों में, जैसे कक्षा 8 में इस काल को, कक्षा 9 में इस काल को, कक्षा 6 में इस काल को पढ़ाया जाएगा, इस तरह से उसको विभाजित किया जाता है। यहाँ पर जीवन गाथा में महान व्यक्तियों की जीवन गाथा के अनुसार महान व्यक्तियों की जीवन गाथा के अनुसार इतिहास विभाजित किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर काल और समय के अनुसार इतिहास की पाठ्य वस्तु को विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जाता है और जीवन गाथा के अंदर महान व्यक्तियों की जीवन गाथा के आधार पर या महान व्यक्तियों की जीवनी के आधार पर इतिहास को विभिन्न कालों में बांटा जाता है और उसी के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी बात है, नवीन पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण में नवीन पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण से इस विधि में नवीनता व रोचकता बनी रहती है। नवीनता व रोचकता बनी रहती है। ठीक है, और इधर है प्रेरणादायक कहानियों प्रेरणादायक कहानियों द्वारा पाठ्य वस्तु में रोचकता बनी रहती है। अगर इस दृष्टि से देखें तो दोनों में ही रोचकता बनी रहती है। अब यहाँ पर रोचकता कैसे कि नवीन पाठ्य वस्तु निरंतर रूप से बालक के सामने प्रस्तुत होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर बार अगर वही चीज बार बार रिपीट हो रही, जैसे कि सकेंद्रीय विधि के अंदर काल के एक केंद्रित विधि के अंदर वही चीज बार बार रिपीट होती है, तो वह चीज बालक के लिए
उबाऊ माहौल को, वातावरण को उबाऊ बना सकती है। लेकिन इसमें नवीन विषय वस्तु बार बार बालक के सामने हर बार एक नई विषय वस्तु आती है, जिसमें कि कोई नई चीज को जानने के लिए बालक हमेशा तत्पर या उत्सुक रहता है। इसीलिए इसमें रोचकता बनी रहती है और इसके अंदर कहानी विधि के माध्यम से पढ़ाना बहुत सरल होता है। तो यहाँ पर कहानी निश्चित है कि किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति हो उसे कहानी सुनना अच्छा लगता है। तो उस आधार पर कहानी विधि के द्वारा पाठ्य वस्तु के अंतर्गत रोचकता बनाई रखी जा सकती है। अगली बात जो इसके अंतर्गत आएगी वह है इसमें छात्रों की योग्यता का क्षमता अनुसार पाठ्य वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। छात्रों की योग्यता व छात्रों की योग्यता व क्षमता के अनुसार पाठ्य वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, और यहां पर छात्रों की रुचि क्षमता के अनुसार छात्रों की रुचि क्षमता अनुसार पाठ्य वस्तु को सम्मिलित जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी छात्रों की योग्यता और क्षमता के अनुसार पाठ्य वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर भी बालकों की रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार पाठ्य वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। हालांकि इन दोनों में जो है बालक की योग्यता, रुचि और क्षमता को ध्यान में रखकर जो जैसे कार्यक्रम है जिस काल को, क्योंकि अगर हम पहले आधुनिक काल को बालक को पढ़ाना चाहेंगे और आदि काल को नहीं पढ़ाते हैं तो बालक के लिए वह समझना कठिन होगा। इसीलिए सबसे पहले शुरुआत हम आदिकाल से करते हैं, जिसमें कि मानव की प्रारंभिक जीवन का जो वर्णन हमें देखने को मिलता है, जो बालक के लिए समझना आसान होता है क्योंकि बालक उस चीज को बहुत नजदीक से देख समझ चुका होता है। वैसे ही जीवन गाथा विधि के अंदर जिन महापुरुषों के बारे में बालक प्रारंभ से जानता है, जिनके बारे में कुछ मतलब एक तरह से कहा जाए कि एक जानकारी जिस तरह से होती है उस अनुकूल, जिसमें उसकी रुचि और योग्यता और जिसको समझने की उसमें योग्यता होती है, ऐसे महापुरुषों की कहानियों को यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है, जिससे कि बालक को हर चीज को समझना आसान हो। अगली बात यहाँ पर है, नेक्स्ट जो आपका आता है वह है प्रत्येक स्तर पर नवीन पाठ्य वस्तु को प्रत्येक स्तर पर नवीन पाठ्य वस्तु रोचकता लाती है। ठीक है ना, क्योंकि हर स्तर पर नवीन पाठ्य वस्तु आती है जो कि रोचकता लाती है, उसमें और इसमें सामान्य छात्रों की योग्यता और क्षमता के अनुसार, और उसी के अनुसार जब एक नवीन पाठ्य वस्तु आती है तो उसमें रोचकता आती है। और यहाँ पर है कहानी विधि द्वारा
कहानी विधि द्वारा महापुरुष चारित्रिक गुणों का छात्रों में द्वारा महापुरुषों के चारित्रिक गुणों का छात्रों में विकास किया जा छात्रों में विकास करना आसान रहता, ठीक है ना। यानी कि इसमें प्रत्येक स्तर पर नवीन पाठ्य वस्तु आती है जिससे कि बालक में रोचकता बनी रहती है और इसके कारण शिक्षा के प्रति बालक रुचि बनी रहती है, ठीक है ना। क्योंकि हर बार नई चीज जानने की उसको अवसर मिलता है जिससे कि उसकी रुचि बनी रहती है। और यहाँ पर चारित्रिक विशेषताओं को कहानी विधि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि एक बालक में चारित्रिक गुणों का विकास करने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, वो आसानी से सरलता से उनमें विकास किया जा सकता है। अगली बात है निचले स्तर पर पढ़ाई गई, यहां पर एक चीज और लेना, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करता है, है ना। और इधर भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन होता है। यानी कि दोनों में ही मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन होता है। इसमें सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, ठीक है। इस वाले में सरल से कठिन और ज्ञात से अज्ञात के सिद्धांत का पालन होता है। इसमें बालक की रुचि के सिद्धांत का यहाँ पर पालन होता है क्योंकि कहानी विधि जो बालक के लिए रोचक विधि होती है उसका पालन इसके अंतर्गत किया जाता है। अगली बात जो इसके अंतर्गत है नेक्स्ट है निचले स्तर पर पढ़ाई गई विषय वस्तु निचले स्तर पर पढ़ाई गई विषय वस्तु की पुनरावृत्ति न होने से बालक उच्च स्तर तक आते भूल जाता, ठीक है ना। यानी कि निचले स्तर पर जो कुछ पढ़ाया गया है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, रिपीटेशन नहीं होता, जिससे कि उच्च स्तर पर
महापुरुषों की महानता का मापदंड सभी का अलग अलग होता है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं होती है जिससे भूल जाता है, और यहाँ पर महापुरुषों की जो जीवनी महानता का जो मापदंड है वह भिन्न भिन्न होता है, जिसकी वजह से वह मतलब इस एक तरह से कहा जाए कि इससे हम इतिहास को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में और फिर इसके अंदर काल में विभाजन की प्रक्रिया, कालों में विभाजन की प्रक्रिया में कई ऐतिहासिक पक्षों के छूट जाने की संभावना रहती है। और इसमें है एक व्यक्ति के कार्य के आधार पर संपूर्ण इतिहास लिखा जाना संभव नहीं है। ठीक है ना, यानी कि इसको कालक्रम को विभाजित करने की प्रक्रिया में बहुत सारे तथ्य जो है इतिहास के उनके छूट जाने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि जैसे कि हम गुप्त काल से जैसे हम ये कहेंगे कि मुगल काल से हम आधुनिक काल पर आ रहे हैं, उस बीच में इन दोनों के संगम स्थल पर जो भी संगम काल के दौरान जो भी क्रिया प्रक्रिया या जो भी घटनाएं हुई हैं उनके छूट जाने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती हैं या संभवतः वो छूट ही जाती है। ऐसे में इतिहास अपूर्ण रहता है और यहाँ पर एक ही व्यक्ति के आधार पर इतिहास को लिखा जाता है, जिससे कि संपूर्ण इतिहास लिखा जाना संभव नहीं है, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो केवल उसी व्यक्ति के आधार पर लिखा जाएगा। अब उसके सराउंडिंग में उसके आसपास जो भी घटनाएं इतिहास को प्रभावित करने वाली है, चूंकि वो उससे संबंध नहीं रखती है, इसलिए उनका उल्लेख वहां पर नहीं होता है। ऐसे में वह अपूर्ण इतिहास रहने की संभावनाएं रहती है। इस तरह से हम इन दोनों में एक तुलनात्मक अंतर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको हम जान सकते हैं। ये आपका 2018 में पूछा गया प्रश्न था, जिसका कि आज हमने यहाँ पर सॉल्यूशन किया। इसी आधार पर अपनी बात को समाप्त करने से पहले इसी प्रश्न को आपको हल करना है। इतिहास पाठ्यक्रम के
गया।